गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर की रीसेटिंग वीडियो है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको उसके कुछ टॉपिक्स क्लियर किए हैं फर्स्ट वीडियो में। अब मैं जो सेकंड वीडियो मैंने जो बनाई है वो सेकंड पॉइंट है, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस। ठीक है, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो कैसा था हमारा। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि टोटल आउटपुट, यानी प्रोडक्शन टोटल आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी कि मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कितना प्रोडक्शन हुआ है। अगर लैंड हेक्टेयर में है तो एक हेक्टेयर में कितना प्रोडक्शन हुआ है, वो आपका प्रोडक्टिविटी कहलाती है। तो ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी थी वो दोनों लो थी है, क्योंकि ना तो हमारे पास फैसिलिटीज़ थी और जो हमारा एक्सप्लॉयटेशन था वो पूरा ब्रिटिशर्स के थ्रू हो रहा था, जिससे कि हमारे जो, क्योंकि उन्होंने जमींदारी सिस्टम लागू कर रखा था जो कि ऑनर ऑफ द सॉइल कहलाते थे, और टीलर ऑफ द सॉइल जो है वो एक्सप्लॉयट होते थे ऑनर ऑफ द सॉइल से। तो इसके कारण वो लोग भी कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे प्रोडक्शन में। तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों लो था। अगर आप अपनी बुक की टेबल में देखोगे तो आपकी बुक की टेबल में दिखाया हुआ है कि 1947 में और उसका कंपैरिजन किया हुआ है 1947 और 2018 में। उसमें देखा गया है कि 1947 में कितना कम प्रोडक्शन था 2018 और 19 के अकॉर्डिंग, अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाता है। तो एक आपका वीट और राइस का उसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है कि 2016 में जो आपका प्रोडक्टिविटी थी 1940 में 660 थी आपकी प्रोडक्टिविटी, हो गया। और राइस की जो प्रोडक्टिविटी थी वो आपकी 665 थी। अगर उसका हम राइस और वीट का कंपैरिजन करते हैं 2018 और 19 से, तो वो उसमें आप कंपैरिजन करके देखिए कि 660 था, फिर 3408, तो दोनों में कितना डिफरेंस है। इसी तरह से राइस की प्रोडक्टिविटी में देख लीजिए, आपकी 665 था 1947 में, और 2018-19 में 2665 था। तो दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस था। तो हमारा जो है ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस के टाइम पे कितना बहुत ज़्यादा लो था हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। रीज़न वही था कि हमारे पास फैसिलिटीज़ भी नहीं थी और एक्सप्लॉयटेशन था। सेकंड हमारा जो है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी मतलब जो है हमारा जो फार्मर्स थे वो टोटली डिपेंड थे रेनफॉल पे। किस पे डिपेंड थे? रेनफॉल पे। और रेनफॉल कभी भी जो है रेनफॉल की कभी भी सर्टेनिटी नहीं होती है। वो कभी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी बहुत कम होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। तो इसके कारण क्या हो रहा था, उससे हमारी जो फार्मिंग थी वो बहुत ज़्यादा सफ़र हो रही थी। तो हमारी फार्मिंग पूरी टोटली रेनफॉल पे डिपेंड होने के कारण जो है, अगर अच्छी रेनफॉल हो रही है तो आउटपुट अच्छा होता था, अगर बैड रेनफॉल हो रही है तो बैड आउटपुट होता था। तो इससे ये भी हमारा जो है एग्रीकल्चर की बैकवर्डनेस के कारण, ये भी बैकवर्डनेस को शो करता है। थर्ड है आपका डोमिनेंस ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग यानी कि लोग जो फार्मर्स थे वो अपने जो फार्मिंग करते थे वो सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए वर्क करते थे। उनका कमर्शियलाइजेशन से उन्हें कोई मतलब नहीं था। वो मतलब अपने प्रॉफिट के लिए फार्मिंग नहीं करते थे, वो सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए फार्मिंग करते थे। गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ द सॉइल एंड टीलर ऑफ द सॉइल, यानी ऑनर ऑफ द सॉइल यानी कि जमींदार, और टीलर ऑफ द सॉइल यानी कि जो फार्मर्स थे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमेशा झगड़ा रहता था। वो रीज़न मैंने आपको बता ही दिया था, क्योंकि ऑनर ऑफ द सॉइल जो मेहनत करता था टीलर ऑफ द सॉइल, लेकिन सारा बेनिफिट कौन लेता था? ऑनर ऑफ द सॉइल। वो इसके कारण जो है दोनों के बीच में झगड़ा रहता था। यहाँ ये अपने जो बेसिक नीड थे उसको भी फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे, यहाँ अपना ये जो भी प्रॉफिट आ रहा था उसे अपने लग्जरी आइटम्स में लगा रहे थे। तो दोनों में हमेशा झगड़ा रहता था। ये वर्क अच्छा नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो
फार्मर्स क्यों अपना वर्क करेंगे, क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है जो ज़मींदार थे वो इनके ऊपर जो है अत्याचार करते थे। ओके, तो नेक्स्ट जो आपका है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग का मतलब है कि जो लैंड थी, जो हमारे पास फार्मिंग के लिए जो लैंड थी, वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो रखी थी। मतलब एक पीस यहाँ लैंड का पीस यहाँ है तो दूसरा जो है उससे काफ़ी दूरी पे है। तो इससे क्या होता था कि जो प्रोडक्शन वो यहाँ पे कर रहा है वहाँ से वहाँ तक उसको जो एक तो टाइम कंजप्शन ज़्यादा होता था, एक वो कॉस्टली पड़ता था उसको। तो ये भी एक बैकवर्डनेस को शो कर रहा था। तो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, लैंड थी लेकिन छोटी और बटी हुई थी, तो ये भी एग्रीकल्चर की बैकवर्डनेस को शो कर रहा है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम लागू किया हुआ था। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में क्या था कि ये लोग जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपॉइंट किया हुआ था लैंड पर जमींदार्स को। जमींदारों से वो रेवेन्यू लेते थे लैंड पर, उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं था कि उस और जो प्रॉफिट है उसको ज़मींदार यूज़ करते थे। तो यहाँ पे ज़मींदार सिर्फ उनको लैंड रेवेन्यू प्रोवाइड करते थे। इससे क्या होता था कि जो ज़मींदार थे वो टीलर ऑफ द सॉइल, जो कि जो फार्मर है जो उस पर खेती कर रहा है उसको उसकी सुविधाओं का कोई ख्याल नहीं रखा जाता था। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम लागू किया हुआ था और जो बेचारे लैंडलेस जो वर्कर्स थे वो बहुत कम वेजेस पे भी वर्क करने को तैयार हो जाते थे, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो जो ज़मींदार थे वो वर्कर्स अगर उसमें काम नहीं कर रहे तो वो वहाँ से उसको जो है उसका एक्सप्लॉयटेशन करते थे। इसके कारण वो बेचारा वहाँ से अगर हट जाता था तो लैंडलेस जो जिनके पास ज़मीन नहीं है उन वर्कर्स को वो रख लेते थे कम वेजेस पे। जो 7th पॉइंट है आपका फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि जो एग्रीकल्चर थी उसको फोर्सफुली उसको जो कमर्शलाइजेशन के लिए यूज़ करने के लिए उनको फोर्स किया जाता था फार्मर्स को, क्योंकि फार्मर्स जो है एक्सप्लॉयटेशन होने के कारण जो फार्मिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। तो लेकिन उनको फिर भी जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। प्रॉफिट के लिए उन्होंने जो फार्मिंग को कमर्शलाइजेशन के लिए भी यूज़ किया। उसमें एक थी इंडिगो फार्मिंग। इंडिगो फार्मिंग से जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ होती थी। वहाँ पे वो जो ब्लीचिंग और डाइंग क्लॉथ्स जो है, ब्लीचिंग कलरफुल क्लॉथ्स और डाइंग वहाँ पे उसके लिए ये यूज़ किया जाता था। तो जो फार्मर थे उनको जो है इंडिगो फार्मिंग के लिए फोर्स किया जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो फार्मिंग करें। लेकिन उससे क्या होता था कि जो पूरा फ़ायदा था वो किसको होता था, ब्रिटिशर्स को होता था। तो और इन लोगों को जो फार्मर होते थे उनको लालच भी दिया जाता था। लालच दिया जाता था कि अगर आप कमर्शलाइजेशन के लिए फार्मिंग करोगे तो आपको जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस देंगे, आपको इससे जो है फ़ायदा होगा। तो उनको लालच देने के बाद भी उनको कमर्शलाइजेशन के लिए फोर्सफुली उनको फोर्स किया जाता था। लेकिन पूरी तरीके से जो है होल्ड किसका था, हमारा हर तरीके से ब्रिटिशर्स का होल्ड था। इसके कारण जो है हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर था पूरा का पूरा जो है हमारा डिस्ट्रॉय हो रखा था, एक्सप्लॉयट हो रखा था ब्रिटिशर्स के थ्रू। ठीक है, जो नेक्स्ट अब आपका टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस। हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो भी पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के थ्रू डिस्ट्रॉय हो रखा था, एक्सप्लॉयट हो रखा था। रीज़न क्या था, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारा जो हैंडीक्राफ्ट वर्क था, हैंडीक्राफ्ट वर्क को हम लोग जो बहुत ज़्यादा हमारा हैंडीक्राफ्ट वर्क बाहर भी पसंद किया जाता था, विदेशों में भी उसको पसंद किया जाता था, लोगों की बहुत डिमांड थी। लेकिन वहाँ पे भी ब्रिटिशर्स ने अपनी जो है चालाकी करके उसको भी ख़त्म कर दिया था, क्योंकि मशीनरी लेके आ गए थे वो लोग। जो हमारा हैंडीक्राफ्ट वर्क था उसको वो वर्क वो मशीन से करने लगे थे, जो कि बहुत सस्ता होता था, बहुत दिखने में अच्छा लगता था। तो लोगों को भी ये चीज़
मशीनरी वर्क ज़्यादा पसंद आने लगा था, तो हैंडीक्राफ्ट वर्क धीरे धीरे पूरा ख़त्म कर दिया था। तो यहाँ पे भी इसके बहुत से ड्रॉबैक्स थे, और इन्होंने किस तरह से हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया था, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। एक तो है आपका डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का मतलब है कि जब वो लोग एक्सपोर्ट, हमारा जो भी रॉ मटेरियल था, हमारे रॉ मटेरियल को अपनी कंट्री में ले जाते थे, ठीक है, अपनी कंट्री में ले जाते थे, यानी एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, हमारे रॉ मटेरियल को। ठीक है, हमारे रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे अपनी कंट्री में, और उसे तभी भी उस पर कोई टैक्स नहीं लगाते थे, नो टैक्स, ठीक है। और जब अपनी कंट्री से उसे फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते थे, और तब उसमें तभी भी वो इंपोर्ट करते थे हमारी कंट्री में, तभी भी उस पर नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगाते थे। तो दोनों तरफ से बेनिफिट किसको था? ब्रिटिशर्स को था। तो यहाँ पे जो है हमारा डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, यानी कि वो जो है अगर हम अपना हैंडीक्राफ्ट वर्क दूसरी कंट्री में अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें हैवी ड्यूटी चार्ज लगा देते थे लोग। तो इससे क्या हो रहा था कि हमारा जो है हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि जो है अगर दूसरी कंट्री में जो है एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो अगर उसमें टैक्स ज़्यादा लग जाएगा तो वो चीज़ कॉस्टली हो जाएगी, तो लोग क्यों खरीदेंगे। तो यहाँ पे जो है हर तरीके से हमारा जो हैंडीक्राफ्ट वर्क था वो बिल्कुल ख़त्म कर रहे थे वो लोग। पूरा फ़ायदा किसको हो रहा था? ब्रिटिशर्स को हो रहा था, ठीक है। सेकंड आपका है डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट। सेकंड है आपका disappearance of डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स, यानी कि जो हमारा हैंडीक्राफ्ट वर्क था वो राजाओं महाराजाओं के दरबार से भी ख़त्म होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मशीनरी जो लेके आए थे, वो मशीन, ठीक है ना, मशीनरी जो लेके आए थे उसके मशीनरी के कारण जो है वो वर्क जो कि हम हाथ से करते थे, वो लोग उसको मशीन से करने लगे थे, जो कि सस्ता था, सुंदर दिखता था। तो इसलिए हमारा ये प्रिंसली कोर्ट में हमारा जो हैंडीक्राफ्ट वर्क था पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, ठीक है ना, ये रीज़न था। अब आपका है कंपटीशन फ्रॉम मशीन एंड प्रोडक्ट। कंपटीशन, ठीक है, मशीन मशीन मेड प्रोडक्ट्स में जो है कंपटीशन होने लगा था, हैंडीक्राफ्ट वर्क और मशीन वर्क दोनों में। वो रीज़न क्या था कि जब जो हमारा हैंडीक्राफ्ट वर्क था वो मैंने बताया था कि टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा था, कॉस्टली ज़्यादा था, तो इसलिए जो है उसको वो मशीनरी आने से, जो ब्रिटिशर्स ने जो मशीनरी लेके आ गए थे, उससे जो है हैंडीक्राफ्ट वर्क को उन्होंने पूरा ख़त्म कर दिया था। वो चीप था, ईज़िली जो है उसको यूज़ किया जा सकता था और देखने में भी सुंदर लगता था। आपका नेक्स्ट पॉइंट है न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। डिमांड जो है, जो पैटर्न था डिमांड का वो भी चेंज हो गया था, नई डिमांड्स होने लगी थी, क्योंकि मशीन के कारण जो है नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगे थे, तो लोग जो है नई नई डिमांड्स करने लगे थे, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया, जो ब्रिटिशर्स ने ही इंट्रोड्यूस कराया था रेलवे को इंडिया में। फर्स्ट जो रेलवे चली थी वो 1853 में मुंबई से थाने तक चली थी,
ठीक है। रेलवे के लाने से उनको क्या फ़ायदा हुआ था कि जो उनका जो सामान जो वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जो बेचते थे अपना सामान, वो रेलवे से बहुत ईज़िली चला जाता था, ठीक है। एक वन विलेज से दूसरे विलेज पे, और रेलवे उस जगह पे चली जा सकती थी जहाँ पर जो है कोई फैसिलिटी नहीं थी, जहाँ पे लोग सामान लेने के लिए तरसते थे, वहाँ पे सामान नहीं पहुँच पा रहा था। तो रेल के थ्रू अपने ट्रेडिंग को उन्होंने फैलाने के लिए रेलवे को लेके आए थे। तो वहाँ पे वो सामान जो है रेलवे से ईज़िली पहुँचा देते थे। तो रेलवे के आने से ब्रिटिशर्स को बहुत फ़ायदा हुआ। तो आज मैं आपको इतना ही बताऊंगी, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था हमारा किस तरह से उसने ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय किया, और हमारा एग्रीकल्चर कैसे डिस्ट्रॉय हुआ ब्रिटिशर्स के थ्रू। इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको कल क्लियर कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो बना के, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।